एक ऐसी दोस्ती जिस पर हर कोई नाज करे। एक दोस्ती जो मिसाल बनी, लेकिन क्या समय की कसौटी पर खरी उतरेगी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस धार्मिक कथा की महिमा? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी अनोखी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो मित्रता और न्याय की कठिन परीक्षा की गवाह बनी। स्वागत है आपका हमारे चैनल सीताराम हिंदी शिक्षाप्रद कहानियां पर। यहाँ आपको मिलती हैं ढेर सारी रोमांचक, भक्ति, आध्यात्मिक और शिक्षाप्रद कहानियां। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो जय श्री राम लिखें। अगर कहानी आपको ठीक न लगे तो राधे श्याम लिखें। और हाँ, हमें यह भी बताएं कि आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जो दोस्ती, ईमानदारी और परीक्षा की घड़ी में इंसान के असली रूप को उजागर करती है। गांव में अगर किसी की मित्रता मिसाल थी तो वह थी जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की। यह दोस्ती साधारण नहीं थी, बल्कि इतनी गहरी थी कि लोग कहते, अगर दोस्ती देखनी है तो जुम्मन और अलगू को देखो। दोनों साझे में खेती करते थे, लेन देन भी साझा था, लेकिन इससे भी ज्यादा उनका विश्वास अटूट था। जुम्मन जब हज पर गए तो अपना घर और सारी जिम्मेदारियां बिना किसी संकोच के अलगू को सौंप गए। और जब कभी अलगू को डोट बाहर जाना पड़ता तो वह भी अपने घर की पूरी देखभाल जुम्मन पर छोड़ देते। इनके बीच न खानपान का कोई रिश्ता था, न धर्म का कोई बंधन। उनकी मित्रता की नींव थी विचारों की समानता। यही तो सच्ची दोस्ती की पहचान होती है। लेकिन क्या यह मित्रता हर परिस्थिति में अटूट रहेगी? क्या समय की परीक्षा इसे तोड़ नहीं पाएगी? बचपन से बंधा था यह रिश्ता। यह कहानी किसी संयोग से शुरू नहीं हुई थी। इसकी जड़ें बचपन में थीं। जब दोनों बालक थे तो जुम्मन के पूज्य पिता जुमराती शेख गांव में बच्चों को शिक्षा देते थे। उनके गुरुकुल में किताबों से ज्यादा अनुशासन और गुरु सेवा का महत्व था। अलगू गुरुजी की सेवा में सबसे आगे रहता। प्याले धोना, हुक्का तैयार रखना, चिलम भरना, ये सब उसकी दिनचर्या का हिस्सा थे। और गुरुजी का हुक्का, वह तो एक क्षण भी विश्राम नहीं पाता था। हर चिलम का मतलब था अलगू की पढ़ाई से आधे घंटे की दूरी। लेकिन क्या उसे कोई शिकायत थी? नहीं। गुरु के प्रति भक्ति बनाम अनुशासन का भय। अलगू के पिता पुराने विचारों के व्यक्ति थे। उनका मानना था कि विद्या पढ़ने से नहीं आती, बल्कि गुरु की कृपा से प्राप्त होती है। वे मानते थे कि गुरु की सेवा ही असली शिक्षा है। अगर अलगू पर जुमराती शेख का आशीर्वाद न हुआ तो इसका मतलब यही था कि शिक्षा उसके भाग्य में नहीं थी। लेकिन जुमराती शेख इस विचारधारा से सहमत नहीं थे। उन्हें आशीर्वाद पर नहीं, अपने सोटे छड़ी की ताकत पर भरोसा था। सच्ची विद्या वही है जो अनुशासन के बल पर मिले। उनकी शिक्षा शैली कठोर थी। इसी सख्ती के कारण पूरा गांव उनका सम्मान करता था। उनकी लिखी हुई रेहननामे, बंधक पत्र और बैनामे, संपत्ति के दस्तावेज पर कचहरी में कोई उंगली नहीं उठा सकता था। गांव का डाकिया, कांस्टेबल और तहसील का चपरासी सब उनकी कृपादृष्टि पाने को तत्पर रहते थे। जुम्मन और अलगू की प्रतिष्ठा जुमराती शेख के प्रभाव के कारण जुम्मन गांव में सम्मानित व्यक्ति बन गए थे। लोग उनकी सलाह को पत्थर की लकीर मानते थे। दूसरी ओर अलगू का सम्मान उसकी ईमानदारी और सच्चाई के कारण था। वह न तो ज्यादा प्रभावशाली था, न ही अमीर।
लेकिन गांव के लोग उसकी न्यायप्रियता पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। क्या ये दोनों दोस्त हमेशा ऐसे ही रहेंगे? आगे क्या होगा? दोस्ती की डगर आसान नहीं होती। समय हमेशा हर रिश्ते की परीक्षा लेता है। क्या जुम्मन और अलगू की मित्रता किसी बड़े मोड़ पर आकर टूट जाएगी? क्या न्याय और दोस्ती के बीच संघर्ष होगा? क्या यह रिश्ता परीक्षा की घड़ी में भी मजबूत बना रहेगा? देखिए अगले भाग में मित्रता या न्याय। मित्रता की कसौटी भाग 2। एक छल जो प्रेम का मुखौटा पहने था। गांव के हर बुजुर्ग को खालाजान कहते ही एक स्नेहमयी वृद्धा की छवि याद आ जाती थी। एक ऐसी महिला जिसने अपना जीवन दूसरों के लिए समर्पित कर दिया था। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन कोई अपना नहीं था। जब जुम्मन शेख ने उन्हें बड़े बड़े वादे करके वह संपत्ति अपने नाम लिखवा ली, तो खालाजान को लगा कि अब उन्हें अपने अंतिम दिन स्नेह और देखभाल में बिताने को मिलेंगे। रजिस्ट्री होने तक उनका बहुत आदर सत्कार किया गया। हलवे पुलाव की बारिश हो रही थी और जुम्मन और उनकी पत्नी करीमन खालाजान की सेवा में तत्पर रहते। लेकिन जैसे ही दानपत्र पर सरकारी मुहर लगी, मानो इन खातिरदारियों पर भी मुहर लग गई। अब वही जुम्मन उदासीन हो गए और करीमन की मीठी बातें कड़वी कटार बन गईं। हर निवाले के साथ जहर घुला था। धीरे धीरे खालाजान के लिए घर का माहौल बदलने लगा। अब उनकी थाली में सिर्फ रोटियां नहीं, तानों और कटाक्षों का भी तीखा सालन परोसा जाने लगा। बुढ़िया कब तक जिएगी? 2-3 बीघे उसर क्या दे दिया, मानो गले ही पड़ गई। बघारी दाल के बिना रोटी नहीं उतरती। जितना खर्च कर चुके उतने में तो गांव खरीद लेते। हर दिन एक नई पीड़ा, एक नया अपमान। खालाजान चुपचाप सहती रहीं, सोचती थीं कि यह बस एक बुरा दौर है जो गुजर जाएगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा था? जब सहन शक्ति ने जवाब दे दिया। खालाजान ने पहले प्यार से, फिर गिड़गिड़ाकर जुम्मन से शिकायत की। बेटा, तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह नहीं हो पा रहा है। मुझे हर महीने कुछ रुपए दे दिया करो ताकि मैं अपना गुजारा कर सकूं। लेकिन जुम्मन का दिल अब पत्थर हो चुका था। वह ठहाका लगाकर बोले, रुपए क्या पेड़ पर लगते हैं? खालाजान की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने फिर विनती की, मुझे रूखा सूखा ही चाहिए, लेकिन इतना तो चाहिए। लेकिन जुम्मन अब नरमी दिखाने के मूड में नहीं थे। उन्होंने कटाक्ष से कहा, क्या किसी को पता था कि तुम मौत से लड़कर आई हो? अब तो खालाजान का धैर्य जवाब दे चुका था। उन्होंने कड़कते हुए कहा, अगर ऐसा ही है तो मैं पंचायत बुलाऊंगी। जुम्मन यह सुनकर हंस पड़े, जैसे शिकारी अपने जाल में फंसते हिरन को देखकर हंसता है। हाँ हाँ, जरूर पंचायत बुलाओ। फैसला हो ही जाना चाहिए। यह रोज रोज का झगड़ा मुझे भी पसंद नहीं। पंचायत की तैयारी कौन जीतेगा? लेकिन क्या वाकई जुम्मन को डर नहीं था? बिल्कुल नहीं। उन्हें पूरा यकीन था कि पंचायत में उनका ही पलड़ा भारी रहेगा। गांव में ऐसा कौन था जो उनके प्रभाव से बाहर हो? गांव के जमींदार उनकी कृपा पर जी रहे थे। कचहरी के मुहर्रिर उनकी बात टालने का साहस नहीं रखते थे। डाकिया, कांस्टेबल, तहसील के कर्मचारी सभी जुम्मन के कर्जदार थे। और सबसे बड़ी बात, कौन उनके खिलाफ जाकर दुश्मनी मोल लेगा? आसमान के फरिश्ते तो पंचायत करने नहीं आएंगे। जुम्मन को यकीन था कि जो भी पंच होगा वह उन्हीं के पक्ष में फैसला देगा। लेकिन क्या किस्मत भी यही चाहती थी? आगे क्या होगा? क्या खालाजान को न्याय मिलेगा? कौन होगा पंचायत का सरपंच? क्या जुम्मन की जीत होगी या उनके दंभ का पतन? देखिए अगले भाग में, जब इंसाफ का तराजू दोस्ती से टकराया।
मित्रता की कसौटी भाग 3। एक बेबस वृद्धा की न्याय की खोज। पंचायत का ऐलान हो चुका था, लेकिन बूढ़ी खालाजान की राह आसान नहीं थी। कमर झुककर कमान हो गई थी, हर कदम मुश्किल था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हाथ में एक लकड़ी लिए वे आसपास के गांवों में भटकती रहीं। हर चौपाल, हर दरवाजे पर रुकती, अपनी व्यथा सुनाती। पर क्या किसी ने उन्हें गंभीरता से सुना? हर किसी की अपनी राय थी। कुछ लोगों ने ऊपर से सहानुभूति दिखा दी, लेकिन दिल से कुछ न किया। हाँ, बुढ़िया, जो होना था हो गया, अब क्या पंचायत करवाकर बवाल बढ़ाना। कुछ ने उन्हें ताने मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अरे, कब्र में पांव लटके हैं, आज मरी, कल दूसरा दिन, अब खेती बाड़ी का क्या करना। जितना मिला उसी में खुश रहो और अल्लाह का नाम लो। और कुछ तो उनकी हालत पर हंसने से भी बाज नहीं आए। झुकी हुई कमर, पोपला मुंह, सफेद सन जैसे बाल, एकदम हास्यरस का पूरा सामान। कुछ लोगों के लिए यह दुख नहीं, तमाशा था। कौन देगा न्याय? लेकिन कुछ एक दयालु और न्यायप्रिय लोगों ने उनकी व्यथा सुनी। कुछ ने उन्हें सांत्वना दी, कुछ ने जुम्मन की करतूत पर गुस्सा जाहिर किया, लेकिन असल में साहस दिखाने की हिम्मत कोई नहीं कर पाया। चारों ओर भटकने के बाद जब कहीं से कोई ठोस मदद न मिली, तो आखिरकार खालाजान अलगू चौधरी के पास पहुंची। जब अलगू का धर्म जागा, थकी हुई बूढ़ी खाला ने अपनी लाठी जमीन पर पटकी, लंबी सांस ली और कहा, बेटा, तुम भी मेरी पंचायत में चले आना। अलगू ने खालाजान को सहारा दिया और जवाब दिया, मुझे बुलाकर क्या करोगी खालाजान? कई गांव के लोग तो आएंगे ही, खाला ने विनती की। अपनी विपदा तो सबके आगे रो आई, अब आना नाना उन पर है। अलगू ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, ठीक है, मैं आ जाऊंगा, लेकिन पंचायत में मुंह नहीं खोलूंगा। खाला चौंक गईं, क्यों बेटा, मुंह क्यों नहीं खोलोगे? अलगू की नजरें झुक गईं। जुम्मन मेरा पुराना मित्र है, उससे बिगाड़ नहीं कर सकता। खाला की आवाज में दर्द था, लेकिन शब्दों में आग थी। बेटा, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे? जब सोई हुई आत्मा जागी, कुछ सवाल सीधे दिल में चुभ जाते हैं। खालाजान का यह सवाल अलगू के मन में गूंज उठा। क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे? अलगू के भीतर का सोया हुआ धर्म जाग गया। मन में द्वंद्व चलने लगा, क्या मैं सिर्फ दोस्ती निभाने के लिए अपने ईमान से मुंह मोड़ लूं? क्या यह सही होगा? वह कुछ न कह सका, बस गहरी सोच में डूब गया। आगे क्या होगा? क्या अलगू अपने दोस्ती और ईमान के बीच चुनाव कर पाएगा? क्या वह जुम्मन के अन्याय के खिलाफ खड़ा होगा, या फिर दोस्ती का मोह न्याय पर भारी पड़ेगा? देखिए अगले भाग में, जब दोस्ती और इंसाफ आमने सामने आए। मित्रता की कसौटी भाग 4। संध्या की पंचायत, न्याय या छल? संध्या का समय था। सूरज क्षितिज पर धीरे धीरे ढल रहा था और उसके साथ ही गांव की सबसे बड़ी पंचायत की घड़ी करीब आती जा रही थी। एक बड़े पेड़ के नीचे फर्श बिछा दी गई थी, लेकिन यह कोई साधारण बैठक नहीं थी। यहाँ इंसाफ और दोस्ती की टक्कर होने वाली थी। जुम्मन की तैयारी, जीत पक्की है। शेख जुम्मन कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने पंचायत की पूरी तैयारी कर रखी थी। पान, इलायची, हुक्का, तंबाकू का इंतजाम था। गांव के प्रतिष्ठित लोग एक एक कर आ रहे थे और जुम्मन उन्हें दबे स्वर में सलाम कर रहे थे। हुक्के और चिलम के धुएं से माहौल धुंधला था, लेकिन जुम्मन के दिमाग में एक ही बात स्पष्ट थी, पंचायत मेरी जेब में है। उन्होंने ऐसे ही लोगों को बुलाया था जो उनके एहसानमंद थे या फिर उनसे कोई पुरानी रंजिश रखते थे। उन्हें पूरा यकीन था कि पंचायत उनकी मुट्ठी में होगी।
बूढ़ी खालाजान की गुहार जब पंच बैठ गए तो खालाजान धीरे धीरे उठी। उनकी आवाज में कंपन था, लेकिन आत्मा दृढ़ थी। पंचों, 3 साल पहले मैंने अपनी पूरी जमीन अपने भांजे जुम्मन के नाम कर दी थी। बदले में उसने ताउम्र मुझे रोटी पड़ा देने का वादा किया था। लेकिन अब हालत यह है कि मुझे न पेट की रोटी मिलती है न तन का कपड़ा। मैं बेवा हूं, बेसहारा हूं, अदालतों के चक्कर नहीं लगा सकती। लेकिन तुम्हारे पास इंसाफ के लिए आई हूं। अगर मैं गलत हूं तो मुझे सजा दो, लेकिन अगर जुम्मन गलत है तो उसे समझाओ। क्यों वह एक बेसहारा की आह लेता है? कौन होगा सरपंच? गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति रामधन मिश्र, जिनसे जुम्मन की पुरानी रंजिश थी, बोले, जुम्मन मियां, बताओ पंच कौन होगा? यह सुनकर जुम्मन थोड़ा झिझके। उन्हें एहसास हुआ कि पंचायत में ज्यादातर लोग वे ही थे जिनसे उनकी कोई न कोई दुश्मनी थी। लेकिन फिर भी आत्मविश्वास से बोले, पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म है। खालाजान जिसे चाहे पंच बना लें, मुझे कोई ऐतराज नहीं। खालाजान ने कुछ सोचकर कहा, तो फिर मैं अलगू चौधरी को सरपंच बनाती हूं। अलगू सरपंच। जुम्मन के चेहरे पर मुस्कान। जुम्मन के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। आहा, अब तो बाजी मेरी ही है। उन्होंने तुरंत कहा, अलगू ही सही। मेरे लिए जैसे रामधन वैसे ही अलगू। लेकिन क्या जुम्मन ने सही समझा था? अलगू का धर्म संकट अलगू कन्नी काटने लगे। उन्होंने खालाजान से कहा, खालाजान, तुम जानती हो कि मेरी और जुम्मन की गाढ़ी दोस्ती है। मैं पंच कैसे बन सकता हूं? खालाजान ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, बेटा, दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। पंच के दिल में खुदा बसता है। पंच जो कहता है वह खुदा की तरफ से निकलता है। अब अलगू को कोई चारा नहीं दिखा। वह सरपंच बन गए। जब दोस्त ने दोस्त को ही कटघरे में खड़ा कर दिया, पंचायत शुरू हुई। अलगू ने कहा, जुम्मन, हम और तुम बचपन के दोस्त हैं। जब भी जरूरत पड़ी तुमने मेरी मदद की और मैंने तुम्हारी। लेकिन आज इस पंचायत में तुम और खालाजान दोनों हमारे लिए बराबर हो। अब जो सच है वही सामने आएगा। जुम्मन मुस्कुरा रहे थे। उन्हें पूरा यकीन था कि अलगू उनके खिलाफ नहीं जाएंगे। लेकिन जब अलगू ने जिरह शुरू की तो जुम्मन के माथे पर पसीना आ गया। जिरह दोस्ती की जड़ें हिल गईं। अलगू ने एक एक सवाल से जुम्मन को कटघरे में ला खड़ा किया। क्या खालाजान ने जमीन तुम्हें अपनी मर्जी से दी थी? क्या तुमने ताहयात उनका पालन करने का वादा नहीं किया था? अगर वह तुम्हारी मां जैसी थीं, तो तुमने उन्हें रुलाया क्यों? क्या हिब्बाना में दानपत्र में यह लिखा था कि तुम उन्हें छोड़ दोगे? रामधन मिश्र और बाकी पंचों को यह देखकर मजा आ रहा था, लेकिन जुम्मन के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। क्या यही अलगू है जो कुछ देर पहले तक मेरे साथ बैठा था और फिर आया फैसला? अलगू उठे और अपना फैसला सुनाया। पंचायत ने विचार किया और हमें यह सही लगता है कि खालाजान को माहवारी खर्च दिया जाए। उनकी जमीन से इतना लाभ अवश्य होता है कि उन्हें रोटी पड़ा दिया जा सके। यदि जुम्मन खर्च देने को तैयार नहीं है तो हिब्बानामा रद्द समझा जाए। जुम्मन सन्न रह गए। उनका सारा घमंड, सारी योजना धरी की धरी रह गई। जिसे मैंने अपना सबसे बड़ा दोस्त समझा, वही आज मेरी गर्दन पर तलवार चला रहा है। अब उनके दिल में अलगू के लिए नफरत का जहर भर गया था। अगर यह कलयुग नहीं तो और क्या है? यही दोस्ती है। रामधन मिश्र और बाकी पंच अलगू की न्यायप्रियता की सराहना कर रहे थे। इसी को सच्ची पंचायत कहते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। मित्रता की जड़ें हिल गईं।
अब जुम्मन और अलगू पहले की तरह हंसकर बातें नहीं करते थे। वे एक दूसरे से शिष्टाचार निभाते, पर आत्मीयता खत्म हो चुकी थी। वे मिलते, लेकिन तलवार और ढाल की तरह। जुम्मन के दिल में अब एक ही बात घूम रही थी, किसी तरह बदला लेना है। आगे क्या होगा? क्या जुम्मन अलगू से बदला लेगा? क्या दोस्ती दुश्मनी में बदल जाएगी? या फिर समय कोई और खेल खेलेगा? देखिए अगले भाग में, जब इंसाफ लौटकर आया। मित्रता की कसौटी भाग 5, जब कर्म लौटकर आता है। अच्छे कामों की सिद्धि में देर लगती है, लेकिन बुरे काम झटपट पूरे हो जाते हैं। जुम्मन को भी अपना बदला लेने का अवसर जल्द ही मिल गया। अलगू की अनमोल बैल जोड़ी पिछले साल अलगू चौधरी बटेसर से पछाही नस्ल के 2 शानदार बैल लाए थे। उनकी बड़ी बड़ी सींगें, ताकतवर शरीर और फुर्ती देखने लायक थी। गांव भर में चर्चा थी, ऐसी जोड़ी फिर कब देखने को डोट मिलेगी। पर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जुम्मन की पंचायत के 1 महीने बाद अचानक उनमें से एक बैल मर गया। क्या यह सिर्फ एक संयोग था? गांव में फुसफुसाहट शुरू हो गई। क्या जुम्मन ने बदला लेने के लिए बैल को जहर दिलवा दिया? अलगू को भी संदेह हुआ, लेकिन कोई सबूत नहीं था। चौधराइन ने भी जुम्मन पर सीधा आरोप लगा दिया। इस पर करीमन और चौधराइन के बीच जबरदस्त तकरार हुई। व्यंग्य, कटाक्ष, ताने, आरोप, दोनों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। चौधराइन को लगा कि यह बैल जुम्मन की चाल का शिकार हुआ है। करीमन ने भी कोई कड़वी बात कहने में देर नहीं की। गांव वालों के लिए यह बहस तमाशा बन गई। लेकिन अलगू ने बात को अपने तरीके से सुलझाया, अपने तर्कपूर्ण सोंटे से। अब सवाल यह था कि अकेला बैल किस काम का? समझू साहू की नजर बैल पर। गांव के समझू साहू, जो इक्का गाड़ी चलाते थे, इस बैल को देखकर ललचा गए। अगर यह बैल मिल जाए तो दिन भर में 3 खेपें आराम से निकाल सकता हूं। उन्होंने बैल को परखा, गाड़ी में दौड़ाया, बाल भौरी, दांत और सेहत की जांच की और सौदा तय कर लिया। बैल ले जाओ, पैसे 1 महीने में चुका दूंगा। अलगू को भी पैसे की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने घाटे की परवाह नहीं की। बैल का बुरा हाल समझू साहू को नया बैल मिला तो उसका जी जान से शोषण करने लगे। दिन में 3-3, 4-4 खेपें। न खाने का ध्यान, न पानी की परवाह। मंडी जाते ही सूखा भूसा डाल दिया। अभी बैल दम भी न ले पाया था कि फिर जोत दिया। बैलराम के लिए यह नर्क था। अलगू के यहाँ रहते ताजा पानी, अरहर की दाल, भूसे के साथ खली, कभी कभी घी। शाम सुबह नहलाया जाता, खरहरा किया जाता। अब कहाँ वह सुख चैन, और कहाँ यह 8 पहर की मेहनत। महीने भर में बैल की हड्डियां निकल आईं। पर वह पानीदार जानवर था, मार सह सकता था, पर गुलामी नहीं। और फिर हुआ विनाश। एक दिन चौथी खेप में साहू जी ने 2 गुना बोझ लाद दिया। बैल दिन भर का थका था, पैर नहीं उठ रहे थे। साहू जी कोड़े बरसाने लगे। बैल ने एक आखिरी बार जोर लगाया, कुछ दूर दौड़ा और फिर गिर पड़ा। साहू जी ने खूब पीटा, टांग खींची, नथुनों में लकड़ी ठूंस दी, लेकिन मरा हुआ बैल कभी उठता है। साहू जी की लूट। अब साहू जी मुश्किल में थे। गाड़ी कैसे घर पहुंचे? रात का समय, सुनसान रास्ता, कोई मददगार नहीं। गाड़ी पर ही सोने लगे। पर सुबह उठे तो कमर की थैली गायब। 200-250 रुपए, तेल के कनस्तर, नमक के बोरे सब गायब। सिर पकड़कर रोने लगे, पछाड़े खाने लगे। सुबह गांव पहुंचे तो सहुआइन आग बबूला थी। यह अलगू चौधरी ने कुलच्छनी बैल देकर हमारी सारी कमाई डुबो दी, अब कौन देगा पैसे? महीनों बीत गए। जब अलगू ने अपने पैसे मांगे
तो साहू और सहुआइन भड़क उठे, मुर्दा बैल दिया और अब पैसे भी मांग रहे हो, पहले जाकर किसी गड्ढे में मुंह धोकर आओ। अलगू गरम पड़े। साहू जी लाठी ढूंढने चले गए। सहुआइन ने घर के किवाड़ बंद कर लिए। गांव के लोग इकट्ठा हो गए, समझाने लगे, पंचायत कर लो, आगे क्या होगा? क्या अलगू को अपने पैसे मिलेंगे? क्या साहू जी चालाकी से बच निकलेंगे? कौन करेगा फैसला? देखिए अगले भाग में, जब इंसाफ लौटकर मित्रता की कसौटी, अंतिम भाग न्याय की अंतिम घड़ी। गांव में फिर से पंचायत बैठने वाली थी। इस बार विवाद था, समझू साहू को अलगू चौधरी को बैल के दाम देने चाहिए या नहीं। पंचायत की तैयारियां जोरों पर थीं। दोनों पक्षों ने अपने अपने समर्थकों को इकट्ठा कर लिया था। वही पुराना बरगद का पेड़, वही संध्या का समय। खेतों में कौवे मटर की फलियों पर अधिकार जताने के लिए विवाद कर रहे थे। शुक तोते आपस में यह चर्चा कर रहे थे कि मनुष्यों को उन्हें विश्वासघाती कहने का क्या हक है, जब वे खुद अपने मित्रों से दगा करने में भी नहीं हिचकते। लेकिन असली प्रश्न यह था, क्या इस बार भी दोस्ती इंसाफ पर भारी पड़ेगी? कौन होगा पंच? जब पंचायत शुरू हुई तो रामधन मिश्र बोले, अब देर किस बात की, पंचों का चुनाव कर लिया जाए। अलगू ने सिर झुकाकर कहा, समझू साहू ही चुन लें। समझू साहू खड़े हुए। उन्होंने तीखे स्वर में कहा, मेरी ओर से पंच होंगे जुम्मन शेख। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक से रह गया। क्या यह वही जुम्मन है जिसने मेरी वजह से बदला लेने की ठान रखी है? रामधन मिश्र तुरंत समझ गए कि अलगू के चेहरे पर चिंता की लकीरें क्यों उभर आई हैं। उन्होंने पूछा, क्यों चौधरी, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं? अलगू ने हार मानते हुए धीरे से कहा, नहीं, मुझे क्या आपत्ति होगी जब उत्तरदायित्व जागा, लेकिन इस बार हालात अलग थे। जुम्मन पंच की कुर्सी पर बैठे और अचानक उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। मैं इस समय न्याय और धर्म के सबसे ऊंचे आसन पर बैठा हूं। अब मेरा हर शब्द देववाणी के समान होगा। इसमें मेरे मनोविकारों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अब वह जुम्मन नहीं थे जो बदले की आग में जल रहे थे, अब वह सिर्फ पंच थे। सवाल जवाब शुरू हुए। क्या बैल स्वस्थ था जब समझू ने उसे खरीदा? क्या अलगू ने सौदा सही किया था? क्या समझू ने बैल की देखभाल की थी? बहुत देर तक पंचायत चलती रही। सभी पंचों की राय थी कि समझू को बैल का पूरा दाम चुकाना चाहिए, लेकिन कुछ लोग बोले, समझू की भी तो हानि हुई है, उसे थोड़ी रियायत मिलनी चाहिए। रामधन मिश्र बोले, नहीं, समझू को सजा मिलनी चाहिए ताकि कोई और पशुओं के साथ निर्दयता न करे। और फिर आया फैसला। सभी की नजरें जुम्मन शेख पर थीं। जुम्मन उठे और गंभीर स्वर में बोले, अलगू चौधरी और समझू साहू। पंचों ने इस मामले पर गंभीरता से विचार किया। समझू को चाहिए कि वह बैल का पूरा दाम दे। जब उन्होंने बैल खरीदा तब वह स्वस्थ था। यदि उन्होंने उसी समय दाम चुका दिए होते तो आज वे इसे वापस लेने की बात न कर रहे होते। पूरा गांव सन्नाटे में था। बैल की मृत्यु सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि उससे अत्यधिक परिश्रम लिया गया और उसका ठीक से पालन पोषण नहीं किया गया। रामधन मिश्र बोले, समझू ने बैल को जानबूझकर मारा है, उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जुम्मन ने कहा, यह दूसरा विषय है। हमें सिर्फ यह देखना है कि बैल का मूल्य दिया जाए या नहीं। किसी ने फिर से रियायत की बात छेड़ी। जुम्मन बोले, यह अलगू चौधरी की इच्छा पर निर्भर करता है। अगर वह चाहें तो रियायत कर सकते हैं। अलगू चौधरी की आंखें खुशी से चमक उठीं। उन्होंने उठकर जोर से कहा, पंच परमेश्वर की जय। पूरे गांव ने गूंजते स्वर में दोहराया, पंच परमेश्वर की जय। पंच में परमेश्वर बसते हैं। न्याय के आगे कोई खोटा इंसान खरा नहीं दिख सकता। दोस्तों का मिलन। पंचायत समाप्त हो गई।
लेकिन एक नई सुबह का आरंभ हुआ। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए। उन्होंने अलगू को गले से लगा लिया और कहा, भैया, जब से तुमने मेरी पंचायत की थी तब से मैं तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि पंच के पद पर बैठने के बाद न कोई दोस्त होता है न दुश्मन, सिर्फ न्याय होता है। आज मुझे यकीन हो गया कि पंच की जुबान से खुदा बोलता है। अलगू की आंखों में आंसू आ गए। दोनों एक दूसरे से लिपटकर रोने लगे। दिलों का सारा मैल धुल गया। मित्रता फिर से खिल उठी। दोस्ती की मुरझाई लता फिर हरी हो गई। अब वे पहले की तरह फिर से साथ बैठने लगे। उनका रिश्ता और भी मजबूत हो गया। कहानी की सीख, न्याय से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। दोस्ती और दुश्मनी सब समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी हमेशा अमर रहती है। जब इंसान अपने कर्तव्य को समझ जाता है तो वह हमेशा सही राह चुनता है। आखिरी सवाल दर्शकों के लिए, अगर आप जुम्मन की जगह होते तो क्या करते? क्या न्याय के लिए दोस्ती का बलिदान देना सही था? क्या आज के समय में भी पंच परमेश्वर का यही महत्व है? दोस्तों, क्या आपको यह कथा रोचक लगी? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो जय श्री राम लिखें। अगर आपको कहानी ठीक न लगी हो तो राधे श्याम लिखें। और हमें यह भी बताएं कि आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं। ऐसी और भी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका दोस्त सीताराम।